नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे उस विषय पर आते हैं जिसने सदियों से सबको रोमांचित किया है। आज हम भारतीय महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं की उस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जिसे अक्सर सिर्फ मिथक या लोक कथा मान लिया जाता है। लेकिन आज इस धारणा को थोड़ी चुनौती मिलने वाली है। क्या ये भव्य और जादुई कहानियां केवल किस्से हैं या फिर इनके पीछे कोई बहुत ही ठोस प्राचीन इतिहास छिपा है? इस चर्चा के जरिए हम कुछ बेहद दिलचस्प स्रोत सामग्री का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्राचीन ग्रंथ आधुनिक पुरातत्व से मेल खा रहे हैं। यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। बचपन से ही देवी देवताओं, जादुई शक्तियों और महान युद्धों की कहानियां सुनते आए हैं, है ना? लेकिन जरा नजरिया बदलकर देखते हैं। क्या हो अगर वे अद्भुत कहानियां जिन्हें केवल कल्पना मान लिया गया, वो असल में हमारे पूर्वजों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड हों? ये कोई छोटा मोटा विचार नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। ये हमें पुरानी कहानियों को सिर्फ एक फैंटेसी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे चश्मे से देखने पर मजबूर करता है जो शायद हमारे प्राचीन अतीत की असल सच्चाई दिखा सकता है। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि ये लोक कथाएं असल में हैं क्या। ये केवल साधारण कहानियां तो बिल्कुल नहीं हैं। ये प्राचीन वैदिक संस्कृति और महान महाकाव्यों से उपजे मिथकों का एक अविश्वसनीय मिश्रण है। एक ऐसा दौर जब माना जाता था कि देवता और इंसान एक ही दुनिया साझा करते थे। इन कथाओं में शक्तिशाली श्राप हैं, जादुई प्राणी हैं और दिव्य दर्शन भी हैं। लेकिन इन सब के कोर में ये कहानियां असाधारण बलिदान और महान उपलब्धियों के जरिए गहरे नैतिक मूल्य सिखाती हैं। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। अब जरा एक विशाल लाइब्रेरी की कल्पना करते हैं। एक ऐसी जगह जहां अनगिनत किताबें रखी हैं और हर किताब एक ही भव्य कहानी में अपना एक बिल्कुल नया और अनूठा दृष्टिकोण जोड़ रही है। हिंदू पौराणिक कथाओं की विशालता बिल्कुल वैसी ही है। ये किसी एक किताब तक सीमित नहीं है। इसके बजाय हमारे पास स्रोतों का एक पूरा का पूरा पुस्तकालय है। वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत और रामायण, इनमें से हर एक ग्रंथ ने इस दुनिया को और भी ज्यादा समृद्ध बनाया है और अलग अलग नजरिए से इतिहास और जीवन के रहस्यों को हमारे सामने रखा है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं। यहाँ हमारे सामने दो बहुत ही अलग अलग दुनिया हैं। एक तरफ पौराणिक कथाओं के वो जादुई तत्व हैं, जैसे काल्पनिक जीव और देवताओं के अस्त्र, और ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ भौतिक वास्तविकता है। मतलब बिल्कुल सटीक भौगोलिक स्थान और वो कलाकृतियां जिन्हें आज हाथों से छुआ जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों दुनिया आपस में मिल सकती हैं? क्या ये जादुई लगने वाला साहित्य असल में एक सजीव इतिहास का नक्शा हो सकता है? हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प दावा पेश करती है। जैसा कि इस उद्धरण में साफ साफ लिखा है, कई हालिया निष्कर्ष इस ओर इशारा करते हैं कि ये वृत्तांत केवल मिथक नहीं हो सकते। स्रोत के अनुसार इन्हें अब प्राचीन भारतीय और हिंदू सभ्यता के वास्तविक इतिहास के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, यहाँ उद्देश्य किसी विचार का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि निष्पक्ष रूप से ये समझना है कि कैसे आधुनिक खोजें इन प्राचीन कथाओं को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल रही हैं। और ये बात हमें इतिहास के एक बेहतरीन जासूसी सफर पर ले जाती है। स्रोत सामग्री बताती है कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में जिन स्थानों का वर्णन है वो केवल कल्पना नहीं है। वे आज भी उसी सटीक भौगोलिक क्रम में मौजूद हैं जैसा कि ग्रंथों में लिखा गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन जगहों की खुदाई करने पर उसी प्राचीन काल की कलाकृतियां भी प्राप्त हुई हैं। सबसे बड़ी बात, आधुनिक कार्बन डेटिंग तकनीक ने इन अवशेषों की उम्र की पुष्टि की है, जो प्राचीन ग्रंथों के समय से बिल्कुल सटीक बैठती है। जब साहित्य का भूगोल, पुरातत्व और कार्बन डेटिंग सब एक ही कहानी सुनाने लगें, तो ये वाकई सोचने वाली बात हो जाती है। केस स्टडी द्वारका शहर, महाभारत से आधुनिक खोज तक। महाभारत के पन्ने पलटें तो द्वारका शहर के अंत का एक बेहद नाटकीय और रहस्यमयी वर्णन मिलता है। ग्रंथ के अनुसार भगवान कृष्ण के इस महान और भव्य शहर को अंततः समुद्र ने पूरी तरह से निगल लिया था। एक पूरा का पूरा शहर अपनी सारी भव्यता के साथ गहरे पानी में समा गया। दशकों तक इस कहानी को सिर्फ एक काव्यात्मक कल्पना माना जाता रहा। आखिर एक पूरा शहर रातों रात पानी में कैसे डूब सकता है? ये तो सिर्फ मिथकों में ही मुमकिन लगता था। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है, और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ये विषय इतना रोमांचक क्यों है। स्रोत के अनुसार समुद्र की गहराइयों में वास्तव में प्राचीन खंडर पाए गए हैं,
आधुनिक खोजकर्ताओं को ठीक उसी क्षेत्र में पानी के नीचे एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं। जरा सोचिए, हजारों साल पहले एक महाकाव्य में लिखा गया कि शहर डूब गया, और आज के आधुनिक युग में ठीक वहीं समुद्र के नीचे वो खंडहर मिल जाते हैं। इसके साथ ही इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग इन दावों को और भी मजबूती दे रही है। ये खोज द्वारका को लोक कथा से निकालकर आधुनिक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक रुचि के केंद्र में लाकर खड़ा कर देती है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये पूरी परंपरा कोई रुकी हुई या ठहरी हुई चीज़ नहीं है। ये एक जीवंत और लगातार विकसित होने वाली परंपरा है। जैसा कि स्रोत सामग्री बताती है, इसकी उत्पत्ति शायद हमारे दर्ज लिखित इतिहास से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। इसमें विचारों के कई अलग अलग संप्रदाय हैं। समय के साथ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ ये कहानियां लगातार विकसित होती रही हैं, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य हमेशा एक ही रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी इन कहानियों को आगे बढ़ाना, ताकि समाज को उचित नैतिक मूल्य सिखाए जा सके। इस विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न पर आकर रुकते हैं। यदि इन महाकाव्यों की जड़ें सचमुच हमारे ज्ञात लिखित इतिहास से भी पुरानी हैं, तो हमें ये सोचना होगा कि ये जीवंत परंपराएं आज भी हमारे नैतिक मूल्यों और सोचने के तरीके को कैसे दिशा दे रही हैं। ये प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक विज्ञान का एक ऐसा संगम है जो जड़ों को फिर से खंगालने पर मजबूर कर देता है। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण से इन प्राचीन महाकाव्यों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा। अन्वेषण करते रहें और सीखते रहें।